हमारी बात ये फॉलो हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन x/t होगा। हमने बताया दिस इज ए रेट ऑफ रिएक्शन बट नॉट इंस्टेंटेनियस रेट, यानी यह विक्रिया का औसत वेग तो हो सकता है परंतु तात्कालिक वेग नहीं हो सकता। तात्कालिक वेग को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, तो क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है उसमें जो टाइम होता है वो एकदम फिक्स होता है, फिक्स दिया होता है। बट एवरेज में क्या होता है? टाइम चेंजेज होता है, इसीलिए इसको हम एक दूसरे के इक्वल नहीं रख सकते। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ओके, तो अब ये रिएक्शन तो हमने मान ही लिया है, इसी पे हम बात करेंगे आगे भी। ओके, मैं इसे आप रेस करता हूँ इस चीज को मैं। अब हमारी जो रिएक्शन थी, लेट कंसीडर, रिएक्शन तो हमने मान ही ली थी, ए एरो वी था, तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन टी पे 0 था तो यहाँ ए मोल था, यहाँ 0 था, और आफ्टर टी टाइम ये जो था वो ए माइनस एक्स था, यहाँ एक्स इंक्रीज हो गया। अगर यहाँ हम कोई चीज सपोज कर लें, सपोज यहीं से अगर हम आगे की बात करते हैं, सपोज DCA, suppose minus DCA respect represent suppose minus DCA represent a small decrease in concentration of reactant whereas अभी इसमें डिक्रीज हो रहा है तो इसमें इंक्रीज हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। whereas DCV represent a small increase in concentration of product in very short time, यानी इसका जो टाइम है वो बहुत कम है। इन वेरी शॉर्ट टाइम यानी इंटरवल dt, जिसको हम वेरी शॉर्ट टाइम क्या मान लेंगे? dt मान लेंगे, उसे क्या मान लेंगे? dt मान लेंगे। आफ्टर टाइम अब मैं एक बात बताऊं, देखिए इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम डिनोट करेंगे -DCA से, और इसकी जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिनोट करेंगे हम +DCB, जहां D क्या है? डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करेगा, C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, A क्या है? रिएक्टेंट, और B क्या है? प्रोडक्ट। ओके, D क्या है? डिफरेंशिएशन, C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। अब A की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो माइनस में जाएगी यानी घटेगी, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। माइनस क्यों लिया है वो भी बताएंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी माइनस में नहीं होता, जो घटेगा वो माइनस में आएगा। इसको प्लस करने के लिए हमने माइनस यूज किया है। क्या यूज किया है? माइनस यूज किया है। तो अगर इसकी हम हिंदी में बात करें तो दोनों ही समझना है। हिंदी में बात करें, माना टी समय बाद अति सूक्ष्म समय अंतराल dt,
में अभिकारक की सांद्रता में कमी, में अभिकारक की सांद्रता में कमी क्या होगी, मैंने बोला ना अभिकारक की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगी -DCA। और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि +DCB होती है तब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहां अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अभिक्रिया का तात्कालिक वेग, अभिक्रिया का तात्कालिक वेग। ओके, अभिक्रिया का तात्कालिक वेग क्या होगा, हमने क्या रिप्रेजेंट किया, इसमें जो स्मॉल टाइम है वो कितना है, ये टाइम जो है कितना है, वो है dt। कितना है भाई, dt। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेज है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेज है। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, -DCA/dt बराबर +DCB/dt इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, x/t = 1, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना था, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ओके, और ये क्या है DCA, ये क्या है द फॉर्मेशन, इसको बोल देंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। ये क्या है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। और ये क्या है फॉर्मेशन, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, हियर हमें ये बात पता चलती है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, यहाँ तक बात हमारी समझ में आती है। अगर यहीं से अगर हम एवरेज रेट निकालें, इसका क्या निकालें, एवरेज रेट, तो देखिएगा एवरेज रेट में क्या होगा, यहीं से एक बात हम सपोज करेंगे कि अगर इसका हम एवरेज रेट निकाल लें तो ये एवरेज रेट पे किस तरीके से बातों की हम डिफाइन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिएगा एवरेज रेट की बात करते हैं, यहीं पे अगर एवरेज रेट निकाल लिया जाए, एवरेज रेट क्या होगा, यानी D डेल्टा A/ΔT, ओके, माइनस =ΔV/ΔT, दिस इज एवरेज रेट। ओके, एवरेज रेट को डेल्टा से डिनोट करेंगे और इसके बराबर हम ये भी बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन C2 - C1 बटे T2 - T1। ओके, तो ये भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन का एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। कभी भी एवरेज रेट निकालना हो तो कॉन्सेंट्रेशन चेंजेबल होगी, पहले C1 होगी तो दोबारा C2 हो जाएगी। इसी तरीके से C1 में जो टाइम यूज होगा वो T1 होगा और C2 में जो टाइम यूज होगा वो T2 होगा। तो उसका एवरेज रेट भी इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम इसी पे आगे बात करते हैं कि क्या क्या इसकी और पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आपको पता चल गया, माना टी समय बाद अति सूक्ष्म समय अंतराल। देखिए स्पेलिंग कोई गलत हो तो उसे सही कर सकते हो, उसे सदमे में मत, मतलब दिल पे मत लेना उस चीज़ को, बस थोड़ा सा देख सकते हो। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आएगा समझ में, श्योर आएगा। 2 बार या 3 बार लेक्चर को देखिए, परसेंटली क्लियर समझ में आएगा आपको। तो हमें ये पता चला रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अच्छे से समझ में आएगा। और नोट्स अपने हैंड राइटिंग में बनाइए, लैंग्वेज अपनी भी यूज कर सकते हो, मेरी भी यूज कर सकते हो, लेकिन समझना है हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, क्योंकि आपको तकलीफ ना हो, कोई हिंदी में समझता है कोई इंग्लिश में, तो दोनों में ही बात चलती है, तकलीफ ना होगी आपको। अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ की बात करें कि इसका ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में किस तरीके से देंगे, तो हम एक छोटी सी ग्राफ की बात कर लेते हैं इसी में। अगर हमारा ये ग्राफ है, ये है, तो ये क्या है, ये टाइम है और ये क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है और ये किसको बता रहा है, टाइम को। अब कोई भी रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन है भाई, ए एरो बी, ये क्या है आपका रिएक्टेंट है सर,
और ये क्या है सर, ये दिस इज प्रोडक्ट है सर, ये क्या है प्रोडक्ट। हमेशा जब भी रिएक्शन कराई जाएगी तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ये क्या होगा डिक्रीज, इसमें कमी होगी, और ये क्या होगा भाई इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इसमें मतलब वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि, यानी ये प्लस की ओर जाएगा तो ये माइनस की ओर जाएगा। एक सिंपल सी बात। तो अगर रेक्टेंट में अगर हम ग्राफ की बात करें तो रेक्टेंट का ग्राफ ये होगा। ओके, तो यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ रेक्टेंट था आपका, रेक्टेंट, ये क्या था रेक्टेंट। तो रेक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या होगा कम, ये कम होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये है ये डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज। अगर इसी डायग्राम को, ये फर्स्ट, इसी डायग्राम को दूसरे अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर दें तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट में समझिए। तो अब प्रोडक्ट, ये रेक्टेंट लो हो रहा है तो ये क्या है, ये टाइम है, दिस इज टाइम लाइन, टाइम ये, और ये कॉन्सेंट्रेशन लाइन है, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा इंक्रीज, ये प्रोडक्ट है भाई, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट है, तो ये प्रोडक्ट बढ़ेगा और रेक्टेंट घटेगा। अगर इन दोनों को एक साथ कंबाइंड दिया जाए तो क्या होगा, दोनों को एक साथ देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेक्टेंट है और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो यानी रेक्टेंट कम होगा, रेक्टेंट क्या होगा कम होगा, इस तरीके से दे लो या ऐसे दे लो, रेक्टेंट क्या होगा कम होगा। ये क्या है भाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बढ़ेगा और रेक्टेंट कम होगा, रेक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये आपकी टाइम लाइन है, ये टाइम है। टाइम के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम इसके ग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे की बात करते हैं हम। तो ये टाइम ग्राफ है, ग्राफ और भी बात करेंगे क्योंकि अभी सिलेबस कम हो गया है तो इसलिए हम कम ही बात कर रहे हैं। और लास्ट में इसका, लास्ट में अभी जो आने वाला है वही मैं बताऊंगा, उसके बाद फाइनली बात करेंगे लास्ट लेक्चर में हम जब न्यूमेरिकल कराएंगे। थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल में अभी बता दूंगा और फिर उसके बाद बात करेंगे। अगर हम कोई भी रिएक्शन मान लें, लेट कंसीडर कोई कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो, लेट कंसीडर रिएक्शन, लेट कंसीडर रिएक्शन, माना अभिक्रिया, माना अभिक्रिया, कोई भी रिएक्शन मान सकते हो, उसका हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ये दोनों चीज़ों पे ही बात चलेगी। ओके, अभी एक और चीज़ की बात करेंगे हम, अभी अपीयरेंस की भी बात करेंगे और डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन की भी बात करेंगे। तो देखिएगा कोई भी रिएक्शन है, हमने एक रिएक्शन मान ली, लेट M1A प्लस M2B प्लस डॉट डॉट, कोई भी n टर्म्स तक हो सकता है एरो। अब ये है N1C प्लस N2D डॉट डॉट, यानी बीइंग प्रोडक्ट, बीइंग प्रोडक्ट, यानी कितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, यानी तात्कालिक वेग की बात करें, तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जरा समझेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का तात्कालिक वेग, अभिक्रिया का तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया कि ये क्या है, स्टेरियोमेट्रिकल कोफिशिएंट है, ये एम स्टेरियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका हम डिवाइड देंगे तो इसका जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो आएगा माइनस M1 DCA अपॉन DT बराबर माइनस 1 अपॉन M2। ये M क्या है, स्टेरियोमेट्रिकल्स कोफिशिएंट है, जिसको हम अभिकारक का गुणांक बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू 2, 3, जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं जो नंबर आते हैं उसी को बोलते हैं स्टेरियोमेट्रिकल्स कोफिशिएंट। स्टेरियोमेट्रिकल कोफिशिएंट अभिकारक को बैलेंस करने के लिए जो न्यूमेरिकल डिजिट हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम स्टेरियोमेट्रिकल्स। ओके, तो ये बात आपको समझनी है। तो अभिक्रिया का वेग हमने ये निकाला तो हो जाएगा DCB अपॉन DT। ओके, फिर दोबारा अब इसके लिए निकालेंगे 1 अपॉन N1, ये प्लस में आएगा,
तो डी सी सी अपॉन डी टी, फिर आएगा प्लस में ही आएगा 1/n2 डी सी डी अपॉन डी टी। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इस रिएक्शन, ये क्या है, अभिक्रिया का तात्कालिक वेग है। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का अभिक्रिया का तात्कालिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर इसी रिएक्शन का हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो देखिएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मैं शॉर्ट में बात करूंगा, इसे बोलते हैं औसत वेग। औसत वेग के लिए हम यूज ऑफ डेल्टा, हम डेल्टा का यूज करेंगे, सारी बातें वही होंगी 1/m1 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये टाइम होगा हमारा। ओके, सेम कंडीशन है डेल्टा ए यानी ए की कॉन्सेंट्रेशन, अगर दूसरा होगा -1/m2 डेल्टा सी वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, फिर हम बात करेंगे 1/n1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, 1/n2 डेल्टा सी डी अपॉन डी टी। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ये क्या है, ये आपका एवरेज रेट है। ये क्या है, एवरेज रेट है। मैं अभी निकाल के ही बताऊंगा कि एवरेज रेट आप कैसे निकालेंगे। कोई भी रिएक्शन है आपके पास। अब मैं एक चीज़ और यहाँ डिफाइन कर दूँ, इफ डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो, देन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी डेल्टा टी की वैल्यू 0 है तो इंस्टेंटेनियस रेट ही रेट ऑफ एवरेज होगा, यानी अभिक्रिया का औसत वेग होगा। देन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बराबर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अगर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है तो अभिक्रिया का तात्कालिक वेग ही औसत वेग होगा। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो अभिक्रिया का तात्कालिक वेग ही औसत वेग होगा। अभिक्रिया का तात्कालिक वेग ही औसत वेग होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, अगर कोई हम रिएक्शन ले लें, अगर वो दोनों चीज़ पूछता है, जैसे हमने रिएक्शन ली N2 + H2 एरो NH3। ओके, बैलेंस करने के लिए 2 और इसके आगे हमें 3 लगाना होगा। अब इसका पूछा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस ROR क्या होगा। आप सिंपल सी बात में बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, यहाँ कोई इसका कोफिशिएंट नहीं है तो क्या लगाएंगे आप, dN2/dt, वो भी माइनस में, बराबर क्या होगा, कोफिशिएंट कितना है 3, स्टेरियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, माइनस रिएक्टेंट है इसलिए माइनस आएगा, तो क्या होगा dS2/dt। ओके, फिर क्या आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ 2 है, 1/2 dNH3/dt। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर वो पूछ रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ROR, एवरेज पूछ रहा है, नो प्रॉब्लम, तो आप क्या लगाएंगे, डेल्टा N2/ΔT, वो भी माइनस में, फिर माइनस 1/3 डेल्टा S2/ΔT, इसका होगा प्लस 1/2 डेल्टा NH3/dt। इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, यानी तात्कालिक वेग भी निकाल सकते हैं, औसत वेग भी निकाल सकते हैं। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फंडा है। अब आगे बात करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रहे, मैं थोड़ा सा समझ जाएं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बता रहा हूँ, हैंड राइटिंग में दोनों ही लैंग्वेज आप यूज करें। ओके, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आप मेहनत करिए, सच में ही आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बनेंगे और नाम रोशन करेंगे अपना, तो मेहनत कर लीजिए ज़रा, थोड़ी सी आप समझ लें, सोचें और पढ़ें उसे मन लगाकर। तो हमने अब बात करें हम, अगर और भी रिएक्शन है, लेट कंसीडर रिएक्शन लिखा हुआ है अपना,
और भी रिएक्शन कोई भी मान लें हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने कोई रिएक्शन मान ली, हमने मान लिया 3x + 2y एरो 4z, ये रिएक्शन है हमारा, कोई भी रिएक्शन है। तो ये क्या है हमारे भाई, ये हमारे रिएक्टेंट है, और ये क्या है भाई, ये दिस इज प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसका वो पूछ रहा है एवरेज रेट, यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो क्या हो गया -1/3। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो डेल्टा x ओवर डेल्टा t बराबर, तो -1/2 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t और 1/4 प्लस का डेल्टा z अपॉन डेल्टा t। ओके, अगर वो पूछ रहा है इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी तात्कालिक वेग पूछ रहा है, नो प्रॉब्लम, 1/3 dx कॉन्सेंट्रेशन है ये इसकी, और ये आएगा dt बराबर -1/2। ये क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी होते हैं इसको बोलते हैं स्टेरियोमेट्रिक कोफिशिएंट। याद रहे ये बात, मैंने कई बार अब तक बोल दिया है। तो ये आएगा dy अपॉन dt बराबर 1/4 डेल्टा z अपॉन dt। ओके, इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। अब बात करें यहाँ हम रेट ऑफ अपीयरेंस। ओके, रेट एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस यानी अभिक्रिया के बाद का, एक होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अभिकारक से पहले का। ओके, तो इन दोनों की बात करते हैं हम बात करते हैं यहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस। इसी रिएक्शन में हम रेट ऑफ अपीयरेंस निकालेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस होता है वो स्टेरियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं होता, मेरी बात को समझ लें। रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होता है वो स्टेरियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी इस पर डिपेंड नहीं रहता, इसे उससे कोई मतलब नहीं है, और वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव पे भी डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक अभिक्रिया के बाद वाला जो होता है ये जो है ये अपीयरेंस दिखाएगा, इसे बोलते हैं अपीयरेंस। ये दिखाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या दिखाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये रेट ऑफ अपीयरेंस दिखाएगा। और ये जो दिखाएंगे ये दिखाएंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये क्या दिखाएंगे, डिसअपीयरेंस दिखाएंगे। तो देखिए हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की। ओके, तो देखिएगा रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, ईच रिएक्शन के लिए आप फॉलो कर सकते हो उसे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड। रेट ऑफ अपीयरेंस हम जेड के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, मोड लगा लीजिए डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। ओके, बाहर भी निकाल दो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मोड से जब भी किसी भी डिजिट को बाहर निकालते हैं तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आती है। तो ये हो गया अभिक्रिया के बाद वेग। ओके, तो ये होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड। अगर हम बात करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, ओके, हम यहाँ बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं, एक्स का भी निकाल सकते हैं और वाई का भी निकाल सकते हैं। तो आप मोड यूज कर सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसी के बराबर हो सकता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब मोड से बाहर जब भी निकालेंगे तो ये क्या आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो डिसअपीयरेंस ऑफ रेट निकालता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो अपीयरेंस निकालता है। ओके, रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ओके, तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको अगर शॉर्ट में इंडिकेट करोगे तो इसे बोलेंगे हम ROA और इसे बोलेंगे हम ROD। ओके, तो ये बात आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करता हूँ द यूनिट ऑफ रेट, कि इसकी यूनिट क्या होती है, फिर आगे भी बात करेंगे इसी तरीके से।
अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट। बहुत छोटी सी ये बात है, यूनिट ऑफ रेट देखिएगा, यूनिट ऑफ रेट यानी वेग का मात्रक। ओके, तो अभी हमने बताया कि जो हमारी यूनिट होती है, जो रेट की यूनिट है, वो यूनिट है, यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ओके, अब जो कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है, कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। तो अब जो टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। क्या होती है, सेकेंड। तो यहाँ यूनिट क्या बनेगी, रेट ऑफ यूनिट, यानी रेट ऑफ यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर इनटू टाइम, सेकेंड्स। ओके, तो यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये यूनिट है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की। यूनिट आपको दिख रही होगी कि यूनिट क्या बनी हमारी, बड़ी सिंपल सी यूनिट है, हम इसको समझ सकते हैं और बार बार हमें ये यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम रेट ऑफ लॉ पढ़ेंगे वहाँ पे भी हमको इसको यूज़ करना है। तो आई होप ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होंगी, और एक बार रिवीजन करें, साथ के साथ कम से कम 2 बार लेक्चर देखें, जिससे कि ये बात सारी समझ में आ जाए। ओके, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।